सुप्रभात, नमस्कार सभी छात्राओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हम आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के दूसरे शासक या सुल्तान सिकंदर लोधी का अध्ययन करेंगे, जो 1489 से 1517 तक का समय रहेगा और लोधी वंश का सबसे प्रतापी और महत्वपूर्ण सुल्तान माना जाएगा, जिसका नाम है सिकंदर लोधी। 1489 से इसका शासनकाल आरंभ हुआ, जबकि हम पढ़ चुके हैं इब्राहिम लोधी इसके बाद का शासक रहेगा। और बहलोल लोधी को पढ़ लिया है हमने। बहलोल लोधी का ये छोटा पुत्र था, जिसका समय बहलोल लोधी का 1451 से 1486 का था। इन 3 साल में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। क्या हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। और उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे छोटे पुत्र निजाम, इसका नाम क्या था? निजाम खां था। निजाम खां को सरदारों ने क्या बनाया? अफगान सरदारों ने सुल्तान या शासक स्वीकार किया। तो कहने का तात्पर्य, बहलोल लोधी के अनेक पुत्र थे, उनमें आपस में उत्तराधिकार का संघर्ष चलता रहा। 1486 के बाद से लेकर 89 तक 3 साल तक उत्तराधिकार का संघर्ष चला। उस दौरान कोई दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर नहीं बैठ पाया। इसीलिए जब 89 में छोटे पुत्र निजाम खां को सुल्तान या शासक के रूप में बैठाया, तब उसी को इतिहास में क्या नाम दिया गया? सिकंदर लोधी के नाम से जाना गया। क्या नाम से जाना गया? सिकंदर लोधी के नाम से जाना गया। तो याद रहे आपको, सिकंदर लोधी कौन था? बहलोल लोधी का छोटा पुत्र था, जिसका नाम निजाम खां था। और निजाम खां को ही अमीरों ने और अफगान सरदारों ने 1489 को सर्वसम्मति से सुल्तान बनाया, जो कि उसके राज्यारोहण में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार उसका राज्यारोहण हुआ। तो सुनिए ध्यान से। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में मतभेद रहा, जिससे कई वर्षों तक आपसी संघर्ष चलता रहा। अंत में बहलोल लोधी के छोटे पुत्र निजाम खां को अमीरों का समर्थन मिलने के कारण 17 जुलाई 1489 को, याद है आपको तारीख भी, 17 जुलाई 1489 को निजाम खां, जिसे नाम था निजाम खां ने किस नाम से? सिकंदर शाह लोधी के नाम से, क्योंकि शाह की उपाधि दिया करते थे ये, तो सिकंदर के नाम के बीच में शाह भी है। शाह की उपाधि जो थी वो इन्होंने ली शासक के सुल्तान बनने के बाद। तो सिकंदर शाह लोधी के नाम से गद्दी पर या सिंहासन पर बैठा, अर्थात दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो ये इसका राज्यारोहण था, जिसको हम सिंहासन रोहण भी कहते हैं, कि किस प्रकार उसका सिंहासन रोहण हुआ और किस प्रकार वो गद्दी पर बैठा। ठीक है, 17 जुलाई 1489 को, अर्थात अपने पिता की मृत्यु के 3 साल बाद 1489 में वो सुल्तान बना। अब आती है सुल्तान बनने के बाद उसके सामने समस्याएं, कि उसके सामने समस्याएं कौन कौन सी आई। तो 5 प्रकार की समस्याएं पढ़ेंगे, जो सुल्तान बनते ही सिकंदर लोधी के सामने समस्याएं आई। जिनमें सबसे पहली समस्या, अफगान सरदारों को अपने हित में या समर्थन में करना, क्योंकि अफगान सरदार भी बिखरे हुए थे, तो उन्हें अपने वश में करना, अपने नियंत्रण में करने की समस्या। दूसरी, दिल्ली सल्तनत की शक्ति को पुनः स्थापित करना। दिल्ली के कई राज्य बिखर चुके थे, उन्हें वापस केंद्रीय सत्ता से जोड़ने का कार्य करना, अर्थात दिल्ली सल्तनत की शक्ति को पुनः विस्तृत करना। ये दूसरी समस्या हो गई। तीसरी समस्या जो थी वो थी उसके विरोधी जो अमीर थे उनका दमन करना और अपना प्रभाव स्थापित करना, अर्थात विरोधी अमीरों का दमन करना और अपने प्रभाव को पुनः स्थापित करना। और चौथा जो था समस्या के रूप में, वो था ग्वालियर और बयाना जैसे क्षेत्र जो दिल्ली के आसपास थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत से बिखर रहे थे, अतः उन्हें वापस जोड़ना। ग्वालियर और बयाना जैसे राज्यों को या प्रांतों को दिल्ली सल्तनत में जोड़ना। और 5वीं और महत्वपूर्ण समस्या जो थी वो थी रिक्त राजकोष। क्या थी? रिक्त राजकोष को पुनः भरना, यानी खजाना जो था वो खाली हो चुका था, उस खजाने को पुनः भरना। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण था कि राजकोष के बिना राज्य की आय व्यय का जो शासन है वो अगर खाली रहेगा तो राज्य कैसे संगठित हो पाएगा। इसीलिए रिक्त राजकोष को पुनः भरना इसका 5वां और महत्वपूर्ण समस्या का समाधान था। अब देखिए, उसने इन समस्याओं को समाधान करने के लिए जो कार्य किए वो किस रूप में किए? गृह नीति के रूप में। इस रूप में किए गृह नीति। और गृह नीति जो थी वो 3 प्रकार की थी। गृह नीति में उसने कितने कार्य किए? 3 कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए? गृह नीति में उसने सबसे पहले क्या कार्य किया? तो याद है, गृह नीति का पहला कार्य है विरोधी सरदारों का दमन। विरोधी सरदारों
का दमन। अब इसमें तुर्की भी हो सकते हैं और अफगान भी हो सकते हैं और हिंदू भी हो सकते हैं। अर्थात उसने क्या किया, शुरुआत में विरोधी जो सरदार थे, जो उसके सुल्तान बनने में बाधा बन रहे थे और बनने के बाद भी विरोधी थे, उनको सबसे पहले रास्ते से हटाया। तो सुल्तान बनने के बाद सिकंदर लोदी ने सबसे पहले अपने चुनाव विरोधी सरदारों का दमन करना शुरू किया, जिसमें मुख्य रूप से उसके परिवार के सदस्य ही थे, जिसमें दो नाम आते हैं परिवार के सदस्यों में। पहला उसका चाचा, पहला कौन था, उसका चाचा जो था ईशा खां। कौन था, ईशा खां, जो सिकंदर के विरोधी गुट में शामिल था और विरोधी गुट का मुख्य नेता भी था। इसीलिए सिकंदर लोदी ने कूटनीति से सहारा लेते हुए या कूटनीति को काम में लेते हुए ईशा खां पर आक्रमण किया और उसे परास्त किया। ईशा खां जो उसके चाचा थे, उसे आक्रमण करके युद्ध में परास्त किया, अर्थात उसको झुका दिया, उसको अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली। नंबर 2 बारबक शाह। नंबर 2 कौन थे, बारबक शाह। बारबक शाह ये इसका बड़ा भाई था, बारबक शाह बोलते हैं। ये सिकंदर लोदी का बड़ा भाई था जो उसका विरोधी था। इसीलिए सिकंदर लोदी ने अपने बड़े भाई बारबक शाह के साथ कूटनीति से सहारा लिया और दिल्ली के निकट एक जगह है जो मध्य प्रदेश में आती है, कन्नौज, उत्तर प्रदेश में आती है कन्नौज। कन्नौज में उसे युद्ध में परास्त किया और उसे भी अपनी अधीनता स्वीकार करवाई, अर्थात उसको शक्ति का दमन किया। तो दूसरा कार्य ये हो गया कि बारबक शाह जो था, जिसका भाई था, उसको अपने विरोधी मानते हुए उसने उसके साथ युद्ध किया, जो कहाँ लड़ा गया, कन्नौज में, और उसे परास्त करके उसे भी अपने अधीन कर लिया। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो था इसमें, वो था अफगान अमीरों की शक्ति को नियंत्रित करना। अफगान जो थे उन अमीरों को क्या करना, उनकी शक्ति का दमन करना, उनकी शक्ति का दमन करना, क्योंकि अफगान अमीरों की शक्ति जो थी, अमीरों की शक्ति जो थी वो बढ़ती जा रही थी। इसीलिए उसने क्या किया, अफगान अमीरों की शक्ति का दमन किया। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उसने अफगान सरदारों में किस प्रकार उसने अपने विरोधी को दमन करने के लिए सिकंदर ने अफगान सरदारों को उचित अनुशासन देने के लिए या लाने के लिए धार्मिक नीति का सहारा लिया। किसका सहारा लिया, धार्मिक नीति का सहारा लिया। उसने पुनः ताज की गरिमा और पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। किसको अपनाया, राजत्व के सिद्धांत को, राजत्व का सिद्धांत। यानी सिकंदर लोदी ने पुनः वापस अपने पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए राजत्व के सिद्धांत को अपनाया और इस प्रकार उसने 3 कार्यों के आधार पर, तीसरा कार्य यही है जिसमें विरोधी थे उनको अपने वश में करना, अर्थात अफगान जो थे, अमीर जो थे, विरोधी जो थे, उनको अपने पक्ष में मिलाने के लिए उसने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। तो इस प्रकार से उसकी गृह नीति के 3 कार्य होते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, विदेश नीति। विदेश नीति में भी इसके 3 कार्य हैं। विदेश नीति में भी कितने कार्य हैं, 3 कार्य हैं। सबसे पहला कार्य उसका है बिहार पर अधिकार करना। किस पर अधिकार करना, बिहार पर। याद रहे आपको कि उसने अपने राज्य में साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के लिए बिखरे हुए प्रांतों को जीतने का निश्चय किया, क्योंकि वो एक योग्य और महत्वाकांक्षी और प्रतापी सुल्तान था। इसलिए सबसे पहले उसने क्या किया, बिहार पर आक्रमण, बिहार पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन करने का निर्णय लिया। तो देखिए, सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम बिहार को जीतने का निश्चय किया। उसका मुख्य कारण था कि जौनपुर में हिंदू सरदारों का उसका विरोधी होना। इसी के फलस्वरूप उसने वहां के शासक जो हुसैन शाह था, कहाँ का, जौनपुर का, हुसैन शाह को, जो कि बिहार में निवास कर रहा था, उसे 1494 में सिकंदर ने शक्तिशाली सेना के साथ बिहार पर कूच करते हुए युद्ध में पराजित किया और पराजित करने के बाद उसने बिहार और उसके आसपास के क्षेत्र में अपने राज्य में मिलाते हुए वहाँ के राजा को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई और वहाँ से वार्षिक कर चुकाने के लिए उसे मजबूर किया। तो याद है आपको, वहाँ के राजा को अपनी अधीनता स्वीकार करवाते हुए वार्षिक कर देने के लिए उसको मजबूर कर दिया। कहाँ था, बिहार में। हुसैन शाह जो था उसको परास्त कर दिया, ठीक है, उसके जो जौनपुर का शासक था। और इस प्रकार उसने दूसरा जो महत्वपूर्ण विदेश नीति में जो कार्य किया वो था लौटते समय बंगाल पर आक्रमण या अधिकार। तो याद रहे आपको, बिहार पहले नंबर पे आएगा और बंगाल जो आएगा वो नंबर 2 पे आएगा, बंगाल पर आक्रमण। देखिए, जब बिहार को उसने आक्रमण किया तो वापस लौटते समय उसने बंगाल को भी नहीं छोड़ा और बंगाल में उसमें सुल्तान अलाउद्दीन था जो बिहार को अपने राज्य का अंग मानता था। अतः उसने सिकंदर लोदी से क्रोधित होकर लौटते समय जब उसने आक्रमण किया तो उस युद्ध में कहा जाता है कि दोनों के मध्य गंभीर या भीषण युद्ध हुआ
और अंत में वहां का शासक, बंगाल का शासक को उसने पराजित किया और उसे संधि करने के लिए विवश कर दिया। बंगाल के शासक को संधि करने के लिए उसने क्या कर दिया, विवश कर दिया। और दिल्ली सल्तनत की अधीनता उसने उस पर स्वीकार करवाई। तो इस प्रकार से उसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करवाई, वही वार्षिक कर देने के लिए उसको प्रतिबद्ध कर दिया। तीसरी जो विजय थी विदेश नीति के रूप में, वो कहाँ की थी, हमारे राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी प्रदेश, इसको धौलपुर कहते हैं, धौलपुर और ग्वालियर की विजय, धौलपुर एवं ग्वालियर की विजय। ये विजय जो थी वो धौलपुर और ग्वालियर की विजय थी। ये दोनों प्रदेश जो थे वो दिल्ली से बिखर चुके थे, इसलिए इन्हें प्राप्त करने के लिए सिकंदर ने 1502 में, कब 1502, टाइमिंग याद रहे आपको, 1502 ईस्वी में, ठीक है, 1502 ईस्वी में उसने आक्रमण किया और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतकर साम्राज्य मिला लिया और वहां के शासकों को भी क्या किया, संधि और समझौते के आधार पर वार्षिक राजस्व के रूप में आय या कर चुकाने के लिए उनको क्या कर दिया, अनुबंधित कर दिया। तो धौलपुर और ग्वालियर के राज्यों को भी जीतकर उसने अपने राज्य में मिला लिया और उन्हें फिर क्या किया, स्वतंत्र रूप से शासन करने की छूट देते हुए उनसे वार्षिक कर देने के लिए उनको प्रतिबद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से उसकी ये विदेश नीति भी कामयाब रही। नंबर 5 पे इसका है मूल्यांकन और उसकी मृत्यु, कि सिकंदर लोदी ने अपने जीवन काल के दौरान किस प्रकार अपना चरित्र रखा और किस इतिहास में उसे किस नाम से जाना जाता है। देखिए, मध्यकालीन इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर एक सुयोग्य, न्यायप्रिय, उदार तथा ईश्वर भीरु, यानी इसको ईश्वर की भक्ति भी थी और ईश्वर से डरता भी था, इसलिए इसको ईश्वर भीरु के नाम से भी जाना जाता है। जो जिसके मन में भगवान का डर हो उस सुल्तान को ईश्वर भीरु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सिकंदर लोदी जो था वो भगवान से डरता था, इसीलिए इसको ईश्वर भीरु भी कहते हैं। और ये अपने आप में ईश्वर के प्रति उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था, इसलिए ईश्वर भीरु शासक था। लोदी वंश का सबसे कुशल शासक माना जाता है। सिकंदर ने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से पूरे समाज पर अपना प्रभाव डाला। अच्छे शासक और सुल्तान के रूप में जाना गया। उसकी शासन व्यवस्था में उसका राजत्व नियम जो था वो अपने आप में उसी शक्ति को पुनः संतुलित करने वाला नियम था। तो ये भी याद है आपको कि उसने जो राजत्व का नियम चलाया था वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण नियम था, उसी से उसकी शक्ति का विकास हुआ। सिकंदर ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी अच्छा योगदान दिया। उसके शासन काल में अनेक विद्वानों और फारसी ग्रंथों का विकास करवाया उसने। सैनिकों की दृष्टि से भी वह फुर्तीला, कर्मठ और योग्य योद्धा था। साथ ही सेनापति और कुशल नेतृत्वकर्ता था। उसने अपनी सैनिक सफलताओं के आधार पर दिल्ली सल्तनत के खोए हुए प्रदेशों को क्या कर लिया, जीत लिया। तो ये भी याद है आपको, दिल्ली सल्तनत के खोए हुए प्रदेश जो थे उसने अपनी योग्यता के आधार पर उन्हें जीत लिए। साथ ही उसने दिल्ली सल्तनत को एक पुनः संगठित सत्ता के रूप में स्थापित किया। अंत में कहा जाता है कि उसने जन कल्याण के कार्य भी करवाए, जिसमें विशेष रूप से मस्जिदों का निर्माण, विधवाओं और स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रबंध और उनके विवाह के लिए उचित प्रबंध भी करवाया। तो ये उसके जन कल्याण के कार्यों में शामिल है कि उसने जन कल्याण के कार्य भी किए। सिकंदर लोदी जो था उसने फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त था, इसलिए उसने ग्रंथों की रचना भी की है। यहाँ तक कि भूमि में सुधार करने के लिए गज-ए-सिकंदरी नामक एक नाप का यंत्र भी आविष्कार किया है, जो उसके नाम से ही जाना जाता है। गज-ए-सिकंदरी के नाम से उसे जाना जाता है। तो उसका सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ महत्व रहा है। अब है उसकी मृत्यु। कहते हैं कि निरंतर युद्ध करने के कारण, लगातार युद्ध लड़ने के कारण, युद्ध में शामिल होने के कारण उसका शरीर कमजोर होता गया और अंत में सिकंदर लोदी अस्वस्थ रहने लगा और उसके स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचते हुए अंत में 21 नवंबर 1517 को उसकी मृत्यु हो गई। तो याद है आपको, उसकी मृत्यु कब हुई, 21 नवंबर 1517 को उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि वो लगातार युद्ध में रहा और थकान और बाद में धीरे धीरे बीमार होने के कारण उसको अंत में 21 नवंबर 1517 को मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। तो ये इसका जीवन परिचय था। अंत में मूल्यांकन था जो मृत्यु तक था। इस प्रकार से हम सिकंदर लोदी को एक दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के सुल्तानों में महत्वपूर्ण सुल्तान के रूप में जानते हैं, क्योंकि सिकंदर लोदी के द्वारा जो कार्य किए गए वो अपने आप में अनोखे थे। उसने बहुत से क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसको हम विस्तार से हम PDF में देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम लेंगे
इब्राहिम लोदी, जो कि इस वंश का अंतिम और तीसरा सुल्तान होगा, जिसका युद्ध जो होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, वो मुगल शासक या मुगल सम्राट या मुगल संस्थापक बाबर के साथ होगा। तो बाबर और इब्राहिम लोदी को भी हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, इतना ही काफ़ी इसके सिकंदर लोदी के बारे में। धन्यवाद।